देखिए, दो अलग अलग कहानियां हैं। इतिहास जो है ना, एक हम कहते हैं इतिहास का डिवीजन और एक हम कहते हैं भारत के इतिहास का डिवीजन। तो दोनों को एक ही मत समझना, ठीक है। मतलब क्या, हिस्ट्री सबसे पहले तो हम बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हिस्ट्री है क्या। तो अगर हम इतिहास को देखें तो जो शब्द हैं शाब्दिक रूप से किन शब्दों से मिलकर बना है, संस्कृत के इति। इति का मतलब होता है ऐसा ही। हा समझते हैं ना, हाँ मतलब निश्चित रूप से, ठीक। और आस का मतलब था, तो क्या मतलब हुआ, इति हा और आस मतलब इतिहास। तो इति का मतलब क्या, ऐसा ही। हा मीन्स निश्चित रूप से और आस मतलब था। तो क्या कहना हो गया, ऐसा ही निश्चित रूप से था, ठीक है। ये तो वर्ड मीनिंग है जो संस्कृत के 3 शब्दों से आई है। अगर हम इसके ग्रीक टर्म की बात करें तो हेरोडोटस जो थे, इन्हें हम फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। तो एक तो आपसे सीधा क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इतिहास के जनक, आपको सीधा आंसर करना है इतिहास के जनक हेरोडोटस। और इनकी जो बुक थी वो हिस्टोरिका थी। तो एक और प्रश्न जो आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि हिस्टोरिका, तो देखो इतिहास यानी हिस्ट्री और फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस और इनकी बुक हिस्टोरिका। इतनी बात आपको अच्छे से दिमाग में बसा लेनी है जिससे ये चीज़ गलत ना हो, ठीक है। इंग्लिश में इसी को क्या नाम देते हैं, द हिस्टोरीज। हिस्टोरिका को ही क्या नाम दिया जाता है, द हिस्टोरीज जो है वो नाम दिया जाता है। इतिहास की सामान्य परिभाषा क्या है, इतिहास मानव सभ्यता का अभिलेख है। क्या है ये, मानव सभ्यता का अभिलेख, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन, ठीक है, सिविलाइजेशन, तो मानव सभ्यता का अभिलेख के रूप में जाना जाता है। हेरोडोटस को इसके जनक के रूप में हम जानते हैं। अब मुद्दा आता है कि इतिहास, भारतीय परंपरा में इतिहास अवधारणा बहुत ही प्राचीन रही है, ठीक। बहुत पहले से हम लोग इतिहास को लिखते चले आ रहे हैं। तो सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इतिहास की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख, इतिहास का हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट जो है उसका सबसे पहला उल्लेख कहाँ किया गया है, तो अथर्ववेद में किया गया है, ठीक। आपको थोड़ी सी अगर जानकारी हो तो 4 वेद होते हैं, एक है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 ही वेद होते हैं। अब आप सिलेबस को बहुत अच्छे से देखना, थोड़ा सा चीज़ें बिल्कुल उसने स्पष्ट लिख दिया, वेदास। तो जो आपका ऋग्वेद है वो सबसे पहला वेद है और अंतिम वेद कौन सा माना जाता है, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद, सामवेद, बोलिए जल्दी से, ऋग्वेद, सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। तो 4 वेद हैं, कौन कौन से आपके, एक हो गया ऋग्वेद, ठीक है। तो पहला जो वेद है बेटा वो आपका क्या है, ऋग्वेद है, ठीक। फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद और फिर अथर्ववेद, ठीक। तो ये 4 वेद हम देखते हैं बेटा। जो पहले 3 वेद हैं इन्हें वेद त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेद त्रयी। ये भी एक प्रश्न है, आगे हम पढ़ेंगे जब वेदों को, तो ये तो पूछा जाता है कि वेद त्रयी में कौन शामिल नहीं है। तो पहले 3 वेद जो हैं वो वेद त्रयी हैं और चौथा जो वेद होता है अथर्ववेद होता है, जिसमें किसको शामिल नहीं किया जाता, वेद त्रयी में शामिल नहीं किया जाता। अलग अलग त्रयी, कई बार आपको अलग अलग त्रयी मिलते हैं, तो इनमें से आपको एक त्रयी याद रखना है कि जो वेद त्रयी हैं इनमें ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को शामिल किया जाता है। अब जैसे यहाँ से प्रश्न बन जाए कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो स्वाभाविक रूप से आपका ऋग्वेद है, क्योंकि इस वेद के नाम पर ही इस पीरियड को, जो वैदिक पीरियड है, उसका एक हिस्सा क्या कहलाता है, ऋग्वैदिक पीरियड या ऋग्वैदिक काल। और जबकि दूसरा जो पीरियड है वो क्या कहलाता है, उत्तर वैदिक काल। तो मुझे ये बता दो कि ये तीनों वेद किस काल में बने होंगे,
एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। और ज़्यादा अगर आप क्लैरिफाई करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ऋग्वैदिक काल है बेटा, ऋग्वैदिक पीरियड कब से कब तक है? ठीक है, तो 1500 बीसी से 1000 बीसी। और जो उत्तर वैदिक काल है कैसा? लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड, ये कब से है? तो 1000 से 600 बीसी तक होता है। प्रश्न ये है हमारा कि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है, ये कब आए होंगे? ऋग्वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में? ठीक है, ये सब ऋग्वैदिक काल में आए हैं। सोचो किस पीरियड में होनी चाहिए कहानी, सोचिए और फिर बताइए, प्रयास करिए। नाम में ही लिखा है यार, ऋग्वैदिक काल। कौन से वेद का काल? ऋग्वेद का काल। तो बाकी कहाँ होंगे? सब ऋग्वैदिक काल के बाद ये लेटर वैदिक पीरियड है, इसी में आएंगे तीन के तीनों। चलो खैर ठीक है, ये आपको क्लियर है कि जो इतिहास लेखन की परंपरा है या अवधारणा जो है उसकी जानकारी सर्वप्रथम हमें कहाँ से मिलती है? हमारा जो चौथा वेद है अथर्ववेद से मिलती है। एक और बात जो पेपर में बहुत आती है, मैं यहाँ बता दूँ, भले हम लोग रिपीटेशन में पढ़ लेंगे, ठीक है। सभा और समिति, प्रजापति की दो पुत्रियाँ, 2 daughters ऑफ प्रजापति, सभा एंड समिति, तो ये किसके बारे में कहा गया है? अथर्ववेद में। तो पूछा जाता है कि प्रजापति की 2 पुत्रियाँ, 2 daughters ऑफ प्रजापति, ये कहाँ पे वर्णन मिलता है? तो ये अथर्ववेद में मिलता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। और सभा और समिति, सभा एंड समिति, ध्यान रखना, विदथ नहीं, सभा और समिति की बात की जा रही है, विदथ की नहीं, ठीक है। तो सभा और समितियां किसकी पुत्रियां हैं? ये प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। इसका वर्णन कहाँ पे किया गया है? तो अथर्ववेद में ये कहा गया है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। तो 2 daughters ऑफ प्रजापति, सभा एंड समिति मेंशन इन अथर्ववेदा। आई होप क्लियर है आपको ये बात, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये जो वेद है अथर्वा ऋषि के नाम पर ही इसका नाम अथर्ववेद पड़ा है, ठीक। तो ये कुछ छोटी सी जानकारी थी अथर्ववेद से संबंधित जो हमने डिस्कस की। ये हम आपको बता ही चुके हैं कि फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस हैं, ठीक है। लेकिन इतिहास दर्शन, ठीक है, तो फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आ जाता है फादर ऑफ फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, इतिहास दर्शन का जन्मदाता या जनक कौन कहा जाता है? तो वॉल्टेयर को कहा जाता है। देखिए कभी पेपर तो वैसे इजी ही आते हैं, लेकिन अगर कभी खतरनाक टाइप का पेपर आएगा तब ऐसे प्रश्न बनेंगे और पहला ऑप्शन ही क्या होगा? हेरोडोटस होगा। तो इतिहास के जनक कौन? हेरोडोटस। लेकिन इतिहास दर्शन के जनक वॉल्टेयर, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? ठीक। अब इतिहास से संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए हैं कुछ विद्वानों ने, इन पे हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इनको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। जैसे वेकन साहब कहते हैं इतिहास मनुष्य को विद्यमान बनाता है, ठीक है। बेकन सेक वाले हैं, इसे समझ लो, बढ़िया से सेक रहे हैं, अच्छे से सेको तो बुद्धिमान बनोगे, चाहे दिमाग को सेको या कुछ खाने पीने को। तो हिस्ट्री मेक्स ह्यूमन वाइज। हिस्ट्री क्या कहती है? वेकन क्या कहते हैं कि इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। तो दिमाग को बनते ना बेक एंड सेक, तो थोड़ा सेकते रहो दिमाग को। अगर वेकन साहब कह रहे हैं सेकेंगे तो क्या हो जाएगा? मनुष्य को ये बुद्धिमान बना देंगे। रेनियर साहब बोले इतिहास एक कहानी है। मतलब क्या हुआ?
कैसी कहानी? तो हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट। ठीक है, तो कहानी समझ रहे हो ना, ह्यूमन का जो पास्ट है उसकी कहानी के रूप में किसने कहा? रेनियर ने। जबकि ट्रेवेलियन कह रहे हैं इतिहास एक अपरिवर्तनीय रूप वाली कहानी है। ठीक है, मतलब क्या समझ में आ रहा है? हिस्ट्री इज अ स्टोरी ऑफ अनचेंजेबल फॉर्म। ऐसे समझ लो, यात्रा करते हैं तो यात्रा से कुछ चेंज थोड़ी होता है, जाते हैं घूमते हैं फिरते हैं फिर आ जाते हैं, फिर याद आती है घर बड़ा अच्छा था, तो कुछ चेंज नहीं होता। तो ये जो ट्रेवेलियन साहब हैं ये क्या कह रहे हैं? इतिहास एक अपरिवर्तनीय रूप वाली कहानी है। तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज अ स्टोरी ऑफ अनचेंजेबल फॉर्म, मतलब बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता है इनके अनुसार। ज्यूरी, इनका क्वेश्चन अभी आया था आपसे नेट के पेपर में, सेट के पेपर में, ये ज्यूरी बहुत आए हैं। तो जे भी, ठीक है, ब्यूरी साहब जो कह रहे हैं, ये ब्यूरी साहब क्या कह रहे हैं? ब्यूरी से व्यू समझ लो इनका कि व्यू क्या है। तो इनका व्यू क्या है? इतिहास विज्ञान है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। सीधा ही अभी सेट का पेपर हुआ था उसमें भी आया था कि इतिहास विज्ञान है, ना इससे कम है ना इससे ज़्यादा। हिस्ट्री इज अ साइंस नॉट एज ए ब्रांच ऑफ लिटरेचर। थोड़ा स्टेटमेंट थोड़े बदल जाते हैं हिंदी इंग्लिश में, लेकिन आपके जो इंग्लिश में सही है उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश में जो हिंदी में जो कहा गया है वो हिंदी में। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ क्या कह रहे थे हम? इतिहास एक कहानी है, लेकिन इसी को इंग्लिश में क्या कहा गया? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट। ठीक है, तो जो है वो इंग्लिश में है जैसे और हिंदी में जैसे हैं वैसे ही स्टेटमेंट आपको याद करने पड़ेंगे। तो ट्रेवेलियन क्या कह रहे थे? कुछ नहीं बदलना। ठीक है, तो इतिहास एक अपरिवर्तनीय रूप वाली कहानी है। जबकि ब्यूरी साहब क्या कह रहे हैं? इतिहास विज्ञान है, हिस्ट्री इज साइंस, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। और अलबरूनी, अब अलबरूनी पे फिर से प्रश्न बन जाता है भैया कि अलबरूनी जो थे, पहले तो मैं पूछूंगा फिर आप बताइएगा कि अलबरूनी किसके साथ भारत आए थे? ऑप्शन ने मोहम्मद गौरी, ठीक है, सुबुक्तगीन, अलप्तगीन और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बताऊं? ठीक है, तो महमूद गजनवी जो था उसके साथ आए थे अलबरूनी। तो अलबरूनी भाई साहब ने क्या कह दिया? हिस्ट्री इज द ऑफन सेड टू बी क्वीन और मदर ऑफ द सोशल साइंस। तो इतिहास समस्त विज्ञानों की रानी है। तो जितनी भी विज्ञान है, जो साइंस है, सोशल साइंस है, मदर ऑफ सोशल, जो कितने अलग अलग हैं, यहाँ विज्ञान कह रहे हैं यहाँ सोशल साइंस कह रहे हैं, दोनों बातें बिल्कुल अलग होती हैं, लेकिन चूंकि स्टेटमेंट ऐसे ही है, हिस्ट्री इज ऑफन सेड टू बी द क्वीन और मदर ऑफ द सोशल साइंस। इतिहास समस्त विज्ञानों की, बेसिकली अब विज्ञान से मतलब वहाँ सामाजिक विज्ञान का ही है, क्योंकि सोशल साइंस में ही आता है ना आपका हिस्ट्री। तो ठीक है, तो समस्त विज्ञान या सामाजिक विज्ञान जो है, वो सामाजिक विज्ञान लिखना थोड़ा सा उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो उन्होंने लिख दिया इतिहास समस्त विज्ञानों की रानी है। तो रानी किसने कहा? अलबरूनी ने। और ब्यूरी ने क्या कहा? ब्यूरी ने कहा विज्ञान है। तो ब्यूरी विज्ञान और ट्रेवेलियन क्या कह रहे हैं भैया? बोले चेंज नहीं होगा चाहे यात्रा कहीं की भी कर लो। ठीक है, समझ में आ रही है बात? और इतिहास कहानी कौन बता रहा है? तो रेनियर क्या कह रहे हैं? अरे रहने दो यार, ये तो कहानी है। तो याद रखना, इतिहास एक कहानी है, रेनियर ने कहा। विज्ञान किसने कहा? ब्यूरी ने कहा ये विज्ञान है, ना उससे कम ना इससे ज्यादा। अलबरूनी कह रहे हैं समस्त विज्ञानों की रानी है। ट्रेवेलियन क्या कह रहे हैं? चाहे कितनी यात्रा कर लो भैया चेंज नहीं होंगे। तो एक अपरिवर्तनीय रूप वाली कहानी है। और बेकन वेकेंड से क्या कह रहे थे? इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है, तो ह्यूमन हिस्ट्री मेक्स ह्यूमन वाइज। ये कुछ स्टेटमेंट हैं, और पता है इन्हीं में से रिपीट होते रहते हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से आखिरी में कम भी समझ में आए तो चलेगा। लिखना आपको यही है, और लिखने से ज़्यादा ये प्रीलिम्स में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रखते हैं। हालांकि अब जिस तरीके का एग्जाम पैटर्न है, कुछ नहीं होगा, वो ऐसे ही लिख देगा इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है, हिस्ट्री मेक्स ह्यूमन वाइज, और पूछ लेगा यह कथन किसका है। हो गया ये 2 नंबर का प्रश्न। अब तो 2 ही नंबर है ना, 3 तो नहीं है।
तो अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 2 नंबर का प्रश्न हो गया और वो एक शब्द में पूछ डालेगा। अब या तो बेकन आ जाएंगे या सेकन चले जाएंगे उत्तर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बेकन साहब ने कहा है इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। ब्यूरी साहब ने कहा है कि इतिहास विज्ञान है। ट्रेवेलियन ने क्या कहा है? अपरिवर्तनीय रूप वाली कहानी है। रेनियर ने कहा है इतिहास एक कहानी है। ट्रेवेलियन वाले अपरिवर्तनीय बोल रहे हैं और ये कहानी बोल रहे हैं। और इसके बाद अल-बरूनी साहब कह रहे हैं कि समस्त विज्ञानों की रानी है। और अल-बरूनी बेटा महमूद गजनवी जो थे, गजनी से जो आया था, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है, उसके साथ ये आया था। और इसी बात पे आप मुझे बता दो कि अल-बरूनी की बुक का नाम क्या है। तो इनकी बुक थी किताब उल हिंद। क्या नाम है? किताब उल हिंद। किसकी बुक है ये बेटा? अल-बरूनी की। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो अल-बरूनी थे, इनकी बुक का नाम क्या है? किताब उल हिंद। इसी को और क्या नाम दे सकते हैं? तहकीक ए हिंद या फिर तहरीक ए हिंद। ठीक है, तो किताबुल हिंद, तहकीक ए हिंद, तहरीक ए हिंद, तारीख ए हिंद, ये सब इन्हीं की किताब के नाम हैं। आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है अल-बरूनी साहब के बारे में। इनका वास्तविक नाम क्या था? हाँ भैया, लाइव क्लास। ठीक है, तो ये जो थे वो अबू रेहान थे। ये आपको ध्यान रखना है कि इनका नाम क्या था। इनका रियल नेम था अबू रेहान। अगर कभी अबू रेहान के नाम से क्वेश्चन बन गया तो इससे भी पूछा जा सकता है कि अल-बरूनी का रियल नेम या वास्तविक नाम क्या था, तो अबू रेहान था। ठीक है, क्लियर है? हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं शाम के सिस्टम में। क्या करेंगे हम? 2 मिनट लेंगे आपका। हम लोग 1-2 टॉपिक पढ़ें और क्वेश्चन करवा दें साथ में उसके, तो थोड़ा सा एक आइडिया लगता रहेगा कि कितना आपके भेजे में गुजरा है। ठीक है, तो अबू रेहान, आपको ये ध्यान रखना है कि अबू रेहान जो है इनका वास्तविक नाम है। और ये किसके साथ आया था अबू रेहान? ठीक है, महमूद गजनवी के साथ आया था। और यही महमूद गजनवी है जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, ये याद रखना, 17 टाइम्स इन्वेजन जो था वो महमूद गजनवी का था। एक प्रश्न चूंकि पूछा गया है, मैं फिर भी पूछूंगा, आप लोगों को बताना है। मध्य प्रदेश के कौन से शासक थे जो महमूद गजनवी का सफलतापूर्वक जिन्होंने प्रतिरोध किया था? मेरा बताया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, विद्याधर। लास्ट ईयर का क्वेश्चन था कि महमूद गजनवी का सफलतापूर्वक किसने प्रतिरोध किया, या जो हारे नहीं थे वो थे विद्याधर। और विद्याधर किस वंश के शासक थे? तो विद्याधर चंदेल डायनेस्टी या चंदेल वंश के शासक थे। यहाँ तक क्लियर है? तो ये भी याद रख लीजिएगा कि ये जो विद्याधर थे, ये बेटा वही विद्याधर है। इन्होंने कौन सा मंदिर बनवाया? कंदरिया महादेव मंदिर जो है इन्हीं का है। तो आपको याद रखना है कि ये जो कंदरिया महादेव मंदिर था वो किसका है? विद्याधर के द्वारा बनवाया गया था। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अगर आपसे ये भी पूछें कि खजुराहो का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर, ठीक है, तो ये कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक माना जाता है। और ये किसने बनवाया है? तो विद्याधर ने बनवाया था। ठीक है, और विद्याधर और किन के बीच में झगड़ा हुआ था? महमूद गजनवी के बीच में। और फाइनली विद्याधर बच गए थे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रश्न किसी के मन में हो गया? यहाँ तक आगे चलें। चलिए, अब हम देखते हैं कि जो भारतीय इतिहास है, अगर हम अध्ययन की दृष्टि से देखते हैं तो आपको पता है कि हम भारतीय इतिहास को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक प्राचीन भारत, एक मध्यकालीन भारत
और एक आधुनिक भारत। ठीक है, इन 3 हिस्सों में हम देखते हैं। तो अब जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो जो आपका पाषाण काल है से लेकर पूर्व मध्य काल तक इतिहास को हम किस दृष्टि से डिवाइड कर रहे हैं? ठीक है, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, कि अगर हमें स्टडी ऑफ हिस्ट्री करनी है तो उसके अकॉर्डिंग हमें हिस्ट्री को कैसे डिवाइड करना है। तो पहला है प्राचीन भारत या एंशिएंट इंडिया, दूसरा है मध्यकालीन भारत यानी मिडाइवल इंडिया, और तीसरा है आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न इंडिया। और इन्होंने अध्ययन की दृष्टि से कैसे डिवाइड किया कि जो पैलियोलिथिक पीरियड या पाषाण काल जो है उससे लेके पूर्व मध्यकाल। अब पूर्व मध्यकाल समझ गए ना, किसका आक्रमण? मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के पहले तक की कहानी। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास, भारत पे मुस्लिम आक्रमण हुए, मतलब आ गए कौन? मोहम्मद बिन कासिम, कासिम भाई के आक्रमण से लेके मुगल साम्राज्य का विघटन, यानी क्या हुआ? किसकी डेथ? डेथ ऑफ औरंगजेब। कब हुई थी भैया? 1707 में, 1707 में। और उसके बाद तीसरा जो मानते हैं जैसे यूरोपीय कंपनियां, तो यूरोपियन कंपनियां जो आई थी उससे लेके भारत के विभाजन और स्वतंत्रता प्राप्ति का इतिहास। तो जब हम अध्ययन की सुविधा के हिसाब से देखते हैं तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत को हम कैसे डिवाइड करते हैं? प्राचीन भारत पाषाण काल से लेके कहाँ तक है आपका? पूर्व मध्य काल तक। फिर दूसरा मुस्लिम आक्रमणों से लेके मुगल साम्राज्य के विघटन तक का। और तीसरा जो है वो यूरोपियन कंपनी के आगमन से 1947 भारत की स्वतंत्रता तक का इतिहास हम अध्ययन की सुविधा। अगर कभी ऐसा प्रश्न बने कि हिस्ट्री को किसकी सुविधा के अनुसार, अध्ययन की या स्टडी की फैसिलिटी के अकॉर्डिंग अगर डिवाइड करना है तो हम 3 हिस्सों में से डिवाइड कर सकते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। और उसमें बताना क्या है? तो पाषाण काल, ठीक है, पत्थर पत्थर जो सब थे अभी पढ़ेंगे हम, से लेके कब तक की हम बात कर रहे हैं? ठीक है, पूर्व मध्यकाल यानी प्री मिडाइवल पीरियड तक। और फिर हम क्या देख रहे हैं? मुस्लिम आक्रमणों से लेके कहाँ तक? अरे बोल दो ना, डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर, तो मुगल साम्राज्य के विघटन तक का। और मुगल साम्राज्य का विघटन होगा ही किस पर? औरंगजेब की मृत्यु का, यानी कि 1707 का। और तीसरा जो हम देखते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, तो यूरोपियंस जो आए हैं उनसे लेके हम भारत के विभाजन और स्वतंत्रता तक की जो बात करते हैं ये हम आधुनिक भारत में लेते हैं। जब हमने आपको डेट वाइज बताया था कि ईयर अगर हम देखें तो ये तो यहीं से शुरू हो रहा है, पाषाण काल वगैरह, सिंधु घाटी सभ्यता, और यहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि पढ़ते सिंधु घाटी सभ्यता ही से। तो इस पाषाण काल से लेके हम पूर्व मध्य काल यानी कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण, यानी हमने क्या बोला था 712 एडी के पहले का, और 712 एडी से लेके 1707 एडी तक का क्या मध्यकाल। और 1707 औरंगजेब की मृत्यु होने से अंग्रेज प्रभावी, और यहाँ से लेके 1947 तक का जो इतिहास था वो क्या कहलाता था? आपका आधुनिक भारत का इतिहास कहलाता है। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? इससे कोई प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन आपकी समझ के लिए ये जरूरी है। क्या बताओ आप लोगों से प्रश्न पूछा है, हम ही से सब पूछोगे आप। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रथम तो जो प्राचीन भारत का इतिहास है इसके अगर हम देखें तो सोर्स की बात करें, स्रोत जो है सामान्य वर्गीकरण। तो अब हम देखिए, अब बिल्कुल सिंपल सी बात है कि स्रोत क्या होते हैं इतिहास के? एक साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी, कुछ ना कुछ लिख दिया होगा, ठीक है। तो पहला सोर्स क्या हुआ? साहित्यिक स्रोत। लिटरेरी सोर्स क्या है? अब इनमें साहित्यिक में या तो धार्मिक हो सकते हैं, भाई कोई साहित्य जो है वो धार्मिक है, जैसे जैन धर्म से संबंधित है तो जैन लिटरेचर, बौद्ध साहित्य है तो बुद्धिस्ट लिटरेचर। अब जैसे मैं पूछ लूँ आपसे, अब बता देना, आप तो विद्वान बच्चे हैं, बताइएगा आप फटाक से, ठीक है। अभिधम्म पिटक के रचयिता कौन थे? और अभिधम्म पिटक जो है वो कौन से सिस्टम में आएगा? बौद्ध में, जैन में? ठीक है, तो ये बौद्ध साहित्य है, क्योंकि याद करिए सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों त्रिपिटक है। त्रिपिटक
3 पिटक 3 टोकरी हैं, और टोकरी किसके पास है? महात्मा बुद्ध के पास, ऐसे समझ लो। तो सुत्त पिटक आनंद का था, विनय पिटक उपाली का था, और अभिधम्म पिटक मोगली पुत्र तिष्ठ का था। किस में आएगा? धार्मिक साहित्य में, बुद्धिस्ट लिटरेचर या बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आएगा। इसी बात पे आप लोग तो बढ़िया होशियार बच्चे हैं, जल्दी से बता ही डालो आपकी 16 महाजनपदों की जानकारी किस जैन ग्रंथ से मिल रही थी? अंगुत्तर निकाय जैन है। रुक जाओ, कोई नहीं बोलना, भूल गई हो तो बताओ जल्दी से, दूसरा कौन सा था? गारंटेड आपको नाम याद नहीं आएगा, बताओ। लिंक चली गई? 40 मिनट हो गए, अरे यार। हमारा प्रश्न ये था कि जो 16 महाजनपद हैं, क्या हैं? 16 महाजनपद, उनकी जानकारी हमें किस जैन ग्रंथ से मिलती है? जैन टेक्स्ट या जैन लिटरेचर। तो क्या होगा आंसर? भगवती सूत्र। ठीक है, लेकिन अगर पूछें बौद्ध ग्रंथ तो कौन सा होगा? अंगुत्तर निकाय। ठीक है, तो एक तो प्रश्न पूछा गया है कि 16 महाजनपद की जानकारी किससे मिलती है? तो भगवती सूत्र, जो कि एक जैन ग्रंथ है जिससे हमें जानकारी मिलती है, और एक बुद्धिस्ट लिटरेचर, BL लिख देता हूं मैं, बौद्ध साहित्य या बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय, इससे हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो हमने साहित्यिक स्रोत में क्या देखे? एक रिलीजियस सोर्स देखे या रिलीजियस लिटरेचर देखे। तो जो धार्मिक स्रोत है, ठीक है, उन धार्मिक में अब क्या हो सकते हैं? या तो ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा जैन हो सकते हैं, बौद्ध हो सकते हैं। तो इसी बात पे 2-4 ब्राह्मण ग्रंथों के एग्जाम्पल बता डालो आप लोग हमें कि ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से थे। बोलते जाओ आप तो। क्या? शतपथ ब्राह्मण, वेरी गुड। और कोई ब्राह्मण ग्रंथों के नाम सुनिए। ऐत्रेय ब्राह्मण, और तो तैत्रेय ब्राह्मण भी थे, ऐत्रेय, तैत्रेय, शतपथ। ठीक है, ये आपके क्या हैं? ये ब्राह्मण ग्रंथ है। देखो, अगर किसी धर्म विशेष से संबंधित साहित्य है, लिटरेचर रिलेटेड टू एनी या पर्टिकुलर रिलीजन, तो वो रिलीजियस लिटरेचर में आएगा, किसी रिलीजन से संबंधित है। ठीक है, अब जैसे जैन से हमने आपको बताया भगवती सूत्र, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया इसलिए हम उसी पे आ गए डायरेक्ट क्वेश्चन पे। इसके अलावा हम देखें अंग, 12 अंग, उपांग, ये सब किसके हैं? ये जैन ग्रंथ ही है। ठीक है, और मैं बोलूं परिशिष्ट पर्वन, अब बता के दिखाओ कोई कि किसकी रचना है। ऑप्शन नहीं चाहिए, उत्तर मीन्स लिखनी है ना बाद में। तो परिशिष्ट पर्वन जो है, पहले तो जैन है या बौद्ध है? तो जैन ग्रंथ है परिशिष्ट पर्वन। तो परिशिष्ट पर्वन जो है वो किसकी रचना है? बहुत जल्दी बोलते हैं आप, फिर से बोलिए। हेमचंद्र, ये बोल रहे हैं? अच्छा, ठीक, बहुत बढ़िया। तो हेमचंद्र कृत, मतलब हेमचंद्र की रचना है परिशिष्ट पर्वन। तो ये जो परिशिष्ट पर्वन है, ये किसकी रचना है? परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र की रचना है। तो ये कौन सा ग्रंथ हो गया भाई? जैन ग्रंथ हो गया। एक शब्द में मैं अपनी बात को कंपाइल करूं, पुस्तकें बहुत बहुत बहुत, जितना बहुत बोलें इम्पॉर्टेंट है। आपको याद होती हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं याद होती हैं, रट डालो, बार बार लिख के देख लो, कोई मुद्दा नहीं है, बस याद होनी चाहिए, एक ही आंसर है।
अगर आपको याद नहीं होगा तो आपको हेमचंद्र याद नहीं आएंगे, पता नहीं इन्हें आप कौन कौन से चंद्र बना दोगे लेकिन हेमचंद्र नहीं आएंगे। और अब पैटर्न जो चेंज हो रहा है ना, उसमें आप अगर अभी 2022 का जो मेंस हुआ उसके अकॉर्डिंग थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश करिए। शुद्ध रूप से वन लाइनर नहीं, वन वर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है वो, सीधा एक शब्द में उत्तर। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूँ, उसने क्वेश्चन पूछा था पॉलिटी में कि कौन सा संविधान संशोधन से, कौन से संविधान संशोधन की बात की थी उसने, किसी 10वें संविधान संशोधन से कौन सा राज्य बना, बस खत्म। अब या तो आता है या नहीं आता, उसमें कुछ नहीं था। कौन सा बना था वैसे? ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है ना? एक लाइन का क्वेश्चन है कि सिर्फ एक नाम डालना है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं, जैसे उसने पूछ लिया परिशिष्ट पर्वन किसकी रचना है, काम खत्म। आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें क्लियर कट उसने क्या लिख दिया, ब्राह्मण, उसने स्पष्ट रूप से लिख रखा है। तो अपन इस पर चर्चा करेंगे आगे चल के। अभी आपको इतनी बात समझ में आई कि लिटरेरी सोर्स जो है उनमें एक है रिलीजियस सोर्स, यानी कि ब्राह्मण साहित्य, धार्मिक साहित्य, और धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ, जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, ये सब इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। और दूसरा, अब एक रिलीजियस है तो हम दूसरा कह दें, अब ये मत बोलना अधार्मिक, ठीक है, तो वो शब्द गलत हो जाएगा। धर्मेतर, धर्मेतर का मतलब क्या है, धर्म से इतर, इतर का मतलब अलग। ठीक है, तो एक रिलीजियस थे, ये कौन से हो गए, नॉन रिलीजियस लिटरेचर या टेक्स्ट। तो धर्मेतर साहित्य मतलब धर्म के साहित्य के अलावा। तो अब ऐसे साहित्य या ऐसी रचनाओं पर हम बात करेंगे जिनमें धर्म के बारे में, किसी विशेष धर्म के बारे में बात ना की जाए, या तो वो पॉलिटी की बात करते हों, राज व्यवस्था की, लेकिन वो किसी धर्म विशेष से प्रभावित ना हो। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आचार्य चाणक्य की कौन सी बुक थी, अर्थशास्त्र। तो ये कई बार पूछी गई है भैया कि अर्थशास्त्र किसकी बुक है और ये किसके अंतर्गत आएगी, तो नॉन रिलीजियस लिटरेचर या धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत आएगी। अब प्रश्न क्या बन जाता है, कौन धर्मेतर साहित्य है या कौन धर्मेतर साहित्य नहीं है। तो नॉन रिलीजियस जो लिटरेचर हैं, मतलब आपको दिमाग में ये रखना है कि धर्मेतर का मतलब धर्म से इतर, तो धर्म से रिलेटेड कोई लिटरेचर उसमें नहीं आएगा। अब आपको किताबों के बारे में अगर थोड़ी जानकारी होगी तो आप लिख ले जाएंगे, नहीं तो नहीं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है, आपको ये ध्यान रखना है। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी जो रचना है वो कल्हड़ की है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजतरंगिणी कल्हड़ की रचना है और इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। तो किसकी जानकारी, एक सीधा, दोनों प्रश्न सीधे आए हैं। राजतरंगिणी किसकी रचना है, तो राजतरंगिणी कल्हड़ की है और इसमें किसकी जानकारी मिलती है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, यानी कश्मीर के साहित्य की जानकारी हमें किससे मिलती है बेटा, तो कश्मीर के साहित्य की जानकारी मिलती है राजतरंगिणी, जो कि कल्हड़ ने लिखी थी। अब यहाँ से एक कदम आगे गया आयोग और उसने पूछ लिया कि राजतरंगिणी में कितने तरंग हैं। तो इस राजतरंगिणी में कितने तरंग हैं, तो 8 तरंग जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि राजतरंगिणी में कितने हैं, 8 तरंग हैं। किसकी बात की जा रही है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर या कश्मीर के इतिहास की बात की जा रही है। और इसके लेखक कौन हैं, तो इसके जो लेखक हैं वो कल्हड़ हैं। और थोड़ा देखिए, कल्हड़ और बिल्हड़ ये आपस में आपके ओवरलैप हो जाएंगे। क्या, कल्हड़ और बिल्हड़। तो आपको ये ध्यान रखना है हम किसकी बात कर रहे हैं, कल्हड़ की। का से कल्हड़ और का से कश्मीर का इतिहास। ठीक है, अब देखो बी तो नहीं आ रही ना, जो बिल्हड़ है उसमें कश्मीर का तो नहीं होता ना बी का मतलब।
तो बिल्हड़ जो हैं ये अलग हैं और कल्हड़ अलग हैं। तो कल्हड़ ने क्या लिखा, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, और इनकी बुक का नाम राज तरंगिणी। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिएगा कि इनकी बुक कौन सी है, राज तरंगिणी है। किसकी है भैया, कल्हड़ की। और किसकी जानकारी दे रहा है, कश्मीर के इतिहास की जानकारी दे रहा है। और इसमें कितने तरंग, तो 8 तरंगों की जानकारी मिलती है। ठीक है, यहाँ से एक और प्रश्न है, कश्मीर का अकबर। ठीक है, तो जैनुलाब्दीन जो थे इन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ठीक है, तो अकबर ऑफ कश्मीर कौन है, जैनुलाब्दीन। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ भी ध्यान रखना होगा कि कश्मीर का अकबर कौन है, जैनुलाब्दीन। ठीक है, जैनुल आबदीन भी लिख सकते हैं आप अलग करके, अगर तोड़कर लिखना चाहें तो। जैनुलाब्दीन जो हैं ये आपके कश्मीर के अकबर हैं। एक अकबर थे, एक लघु अकबर थे। तो लघु अकबर किन्हें कहा जाता है, दारा शिकोह को। कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुलाब्दीन को। और अकबर का पूर्वगामी शेरशाह सूरी को कहा जाता है। तो ये तीनों बातें आप लोग अच्छे से चाहो तो नोट कर लो। एक हमने क्या कहा, अकबर का अग्रगामी। ठीक है, तो प्रीकर्सर ऑफ अकबर, अकबर का अग्रगामी। अब अग्रगामी का मतलब क्या, जो अकबर से पहले था। कौन था वो, शेर शाह सूरी। तो शेरशाह सूरी जो है वो कौन है बेटा, अकबर के अग्रगामी हैं, प्रीकर्सर ऑफ अकबर है। कश्मीर का अकबर कौन है, जैनुलाब्दीन है। ठीक है, और कौन था, लघु अकबर। ठीक है, तो लघु को लघु भी है, स्मॉल अकबर किसको, दारा शिकोह को कहा जाता था बेटा। किसको कहा जाता था, दारा शिकोह जो है वो लघु अकबर है, अकबर का अग्रगामी शेरशाह सूरी है, और कश्मीर का अकबर जैनुलाब्दीन है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आप नोट कर लो अच्छे से, कोई समस्या वाली बात नहीं है। कल्हड़ की बुक राज तरंगिणी है, जो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर या कश्मीर के इतिहास की जानकारी देता है। खूब रिपीटेड, अच्छा खासा रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और इसी के साथ हम आपको एक होमवर्क देते हैं कि राज तरंगिणी को पूरा किसने किया था। बस नाम ही चाहिए हमें। ठीक है, और एक जो हमने कहा बिल्हड़ हैं। ठीक है, तो इनकी बुक जो है वो क्या है, विक्रमांक देव चरित्र। ठीक है, कहीं कहीं चरित्र भी लिखा हो तो ठीक है, वही है, विक्रमांक देव चरित्र जो है बिल्हड़ की रचना है। देखो ऐसे याद रख लो, बा से बिल्हड़, वाह वाह, वीवा, जो भी समझो। तो वाह वाह बिल्हड़ विक्रमांक देव चरित्र। ठीक है, और कल्हड़ काका, कुल्लड़ में काका चाय पी रहे हैं, कुछ नहीं तो कश्मीर के चाचा हैं, कुल्लड़ में चाय पी रहे हैं। तो कल्हड़ कश्मीर का इतिहास, बिल्हड़ विक्रमांक देव चरित्र। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना, उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए। तो राज तरंगिणी कैसा है बेटा, ठीक है, धर्मेत्तर साहित्य होगा। अब इसके अलावा अच्छा कोई और बुक बताओ जो धर्मेत्तर में आती हो, नॉन रिलीजियस में। सीयू की, फायान की है, फायान की है, कुछ भी बोल दो, क्या फर्क पड़ता है, सर को कहाँ पता होगा कुछ। ठीक है, सू यू की किसकी है, फैनसांग की। कुछ भी बोल देते हैं लोग, लोगों का क्या है भाई। सू यू की तो सू नहीं है, ए भगवान, ऐसे बोलोगे ना तो हमारा यही मटिया मेट हो जाएगा। सी यू की, तो सी यू की जो है वो किसकी है,
ह्वेनसांग है। ये भी बेटा कैसा है, नॉन रिलीजियस लिटरेचर है। देखो अच्छे समझो, ये लिखा उत्तर में, वृत्तांत लिखने वाले विदेशी यात्री। अब जैसे मैं पूछूं इंडिका किसकी है, जल्दी बताओ। इंडिका मेगास्थनीज की है। कैसा होगा, रिलीजियस या नॉन रिलीजियस? उसको क्या करना है तुम भैया, जिसको मानना है मानते रहो। हमने तो यात्रा वृत्तांत लिखा है, हमारा यात्रा का वृत्तांत, ठीक है। तो हमने तो जानकारी दे दी, हमने जो यहाँ देखा। तो क्या वो धार्मिक साहित्य होगा? नहीं होगा। तो इंडिका, ठीक है, अर्थशास्त्र, राष्ट्ररंगिणी, और बोलूं मैं हर्षचरित। हाँ अब बताओ हर्षचरित कैसी होगी, धर्मेत्तर या धार्मिक साहित्य, रिलीजियस या नॉन रिलीजियस? कैसी होनी चाहिए? धर्मेत्तर। बहुत बढ़िया। तो हर्षचरित जो है वो किसकी है, इसी बात पे बता दो जल्दी से। मेरी नहीं है, बस बता देना। बहुत बढ़िया। तो बाणभट्ट जो थे, इनकी रचना है हर्षचरित, और ये भी आपकी किसके अंतर्गत आएगी? धर्मेत्तर। विदेशी नहीं है, हम घुसा रहे हैं अंदर जा जाके, क्योंकि वो बीच में से काट रहा था ना। आप लोग ध्यान रखना, हमें पता है कि यही बुद्धू बना करते हैं हम जनता। धर्मेत्तर या नॉन रिलीजियस, यहाँ भी लिख सकता था मैं, उतना दूर गया। लो, तो हर्षचरित जो है बाणभट्ट की है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि या कोर्ट पोएट थे बाणभट्ट। इन्होंने एक और रचना लिखी है, कादंबरी। कादंबरी, हर्षचरित, चंडी शतक। बहुत बढ़िया। क्या? अच्छा ठीक, चलो हो गया ये। तो आपको समझ में आया कि धर्मेत्तर का मतलब रिलीजियस लिटरेचर नहीं होगा, जो रिलीजियस के अलावा होगा वो नॉन रिलीजियस लिटरेचर के अंतर्गत आएंगी। अगर किसी बुक में, किसी भी लिटरेचर या साहित्य में धर्म विशेष की जानकारी है तो वो रिलीजियस में आ जाएगा, ठीक है। तो जैन ग्रंथ हैं तो जैन के बारे में दे रहे हैं, बौद्ध हैं तो बौद्ध के बारे में, ब्राह्मण ग्रंथ हैं आपके ब्राह्मण धर्म के बारे में आपकी जानकारी दे रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें। यहाँ तक कोई प्रश्न है लाइव में किसी का? इनको आप नोट कर लो अच्छे से। लघु अकबर, दारा सिको, अकबर का अग्रगामी, प्रिकर्सर ऑफ अकबर, शेरशाह सूरी, सूरवंश के संस्थापक हैं, और कश्मीर के अकबर जैनुलाब्दीन, और कलहड़ की राजतरंगिणी, 8 तरंग, यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? हो गया नोट सभी का लाइव क्लास में बेटा? तो एक तो हो गया हमारा क्या, साहित्यिक या लिटरेरी सोर्स। हाँ बोलिए, कुछ कह रहे हैं आप लोग? और दूसरा क्या है आपका? लिटरेरी सोर्स में हमने देखा एक रिलीजियस था, एक नॉन रिलीजियस, एक धार्मिक था, एक धर्मेत्तर था। जबकि दूसरी की हम बात कर रहे हैं लिटरेरी के बाद, साहित्यिक के बाद कैसा? पुरातात्विक सोर्स, यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्स। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स के अंतर्गत हम अभिलेख देखते हैं। जैसे आपसे बोल दें अशोक के अभिलेख, ठीक है, तो कैसे हैं आपके? आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं, ये पुरातात्विक स्रोत हैं। सिक्के मिल गए हमें अगर मौर्य काल के, गुप्त काल के, चलो इसी बात पे बता ही दो आप लोग, मौर्य काल में कौन कौन से सिक्के थे या नहीं थे? सिक्के थे तो बताओ। आप लोग कहानी वानी नहीं सुनते हैं एक्चुअली। पण, ठीक है, तो पण जो थे वो मौर्यकालीन सिक्के हैं। एक है कारसा पण, तो पण, कारसा पण। एक है माशक, बोलो नाम इसलिए कि एक बार तो गुजरे जीप से। पण, कारसापण, माशक, काकड़ी, ठीक है, ककड़ी से याद रख लो कुछ नहीं तो। पण, कारसापण, माशक, ये 3 तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आगे हम जैसे देखते हैं मौर्य काल में,
मौर्य काल में हो गई। फिर उसके बाद गुप्त काल में रूपक। रूपक किसका था? रूपक किसका था? अरे किसका मतलब कौन सी मेटल का था रूपक? रूपक सिल्वर कॉइन था। और विक्रम कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किसको पराजित किया था बाबा? शक शासक। कौन थे? उल्लू ना बनाओ भाई। अरे भगवान, ज्यादा पढ़ने के यही तो नुकसान है, ना नए बचेंगे ना पान बचेंगे। कहाँ घुसा रहे हो नए पान को? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किसको पराजित किया था? और मैं बोल देता हूं, इन्होंने सकारी की उपाधि ली थी। उल्लू बना रहे हैं, देखो शकों को, वो तो हम पहले ही बता चुके, शकों को हराया था। सकारी का टाइटल मैं पूछ रहा हूं नाम। तो सकारी जो टाइटल लिया था रुद्र सिंह तृतीय। ठीक है, तो रुद्र सिंह तृतीय जो थे, कभी कभी रुद्र सेन भी लिखा होता है, सही क्या है? रुद्र सिंह तृतीय। तो रुद्र सिंह तृतीय जो कि शक शासक थे, इन्हें हराया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। और इसी के बाद इन्होंने चलाए थे रूपक। ठीक है, और किनको बचा के लाए थे? हाँ, इनकी भाभी, अब तो पत्नी बन गई वो। कौन थी? ध्रुव देवी। तो इसी बात पे बता दो इनकी किताब का नाम। ठीक है, तो एक ड्रामा था देवी चंद्रगुप्तम, और देवी चंद्रगुप्तम ध्रुव देवी, और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, और रामगुप्त और शक शासक रुद्र सिंह तृतीय की जानकारी हमें देता है। और इस नाटक के रचनाकार कौन थे? विशाख दत्त। इनकी एक और रचना थी। ठीक है, तो एक थी देवी चंद्रगुप्तम, तो देवी यानी ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय। इनकी जो कहानी है वो देवी चंद्रगुप्तम है। इसके राइटर है विशाख दत्त। और विशाख दत्त की एक और रचना है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस हमें मौर्य वंश की जानकारी प्रदान करती है। याद आ रहा है, मैंने कहा था माँ से मुद्रा, माँ से मौर्य। चलो बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट जॉब। ठीक है, अब जैसे हम देखेंगे आगे, दाम। किनका दाम? शेरशाह सूरी का। ठीक है, रुपया सबसे इंपॉर्टेंट। रुपया, आज हम जो रुपया रुपया करते हैं, रुपया वाले यही है। ठीक है, तो रुपया, दाम। ठीक है, अदेला अब बाद में बात करेंगे, छोड़ो। हो गया ना, सिक्के समझ में आ रहे हैं ना? ठीक है, चलो। मूर्तियां, मूर्तियों से हमें जानकारी मिलती है टाइम पीरियड की। चित्रकला, आर्किटेक्चर यानी स्थापत्य, और कोई अगर अवशेष मिलता है तो उनसे भी हमें किसकी जानकारी मिलेगी? इतिहास की जानकारी मिलती है। तो एक होते हैं आपके लिटरेरी सोर्स यानी कि धार्मिक साहित्यिक स्रोत, और साहित्यिक में रिलीजियस और नॉन रिलीजियस यानी धार्मिक और धर्मेतर। ठीक है, और इसके बाद दूसरे जो होते हैं वो आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातात्विक स्रोत, और इसके अंतर्गत बेटा हम अभिलेखों को, इंस्क्रिप्शन को, कॉइन्स या सिक्कों को, मूर्तियों को, चित्रकला को, स्थापत्य यानी आर्किटेक्चर को देखते हैं। एक और प्रश्न है मेरा बहुत छोटा सा, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, तो सिक्कों का अध्ययन या स्टडी ऑफ कॉइन्स न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। ठीक है, और अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी। ठीक है, पुरालेख शास्त्र जो था, अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी, और सिक्कों का अध्ययन स्टडी ऑफ कॉइन्स कहलाता है आपका न्यूमिस्मेटिक्स। तो इनकी स्टडी अगर हम करेंगे तो किस में करेंगे? न्यूमिस्मेटिक्स के अंतर्गत करते हैं। CS न्यूमिस्मेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। क्लियर है बेटा यहाँ तक सभी को? कोई जल्दी, कोई समस्या? चलिए, तो ये हमने कुछ सोर्स देख लिए। ठीक, अब हम जब साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हमने देखने की कोशिश की धार्मिक साहित्य में, तो बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, तो ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं आपके, वैदिक साहित्य सब इसी के अंतर्गत आ जाएंगे, वेदांग इसी के अंतर्गत आएंगे, रामायण, महाभारत, ये सब आपके ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते हैं। पौराणिक मतलब पुराण, तो इनसे संबंधित चीज़ें जो हैं वो किस में आएंगी? आपकी
ब्राह्मण लिटरेचर के अंतर्गत आएंगी। बौद्ध में आप जानते हैं अच्छे से त्रिपिटक हमने बात की, सुत्त पिटक, आनंद का, विनय पिटक, उपाली का, और ये पहली बौद्ध संगीति के दौरान बने थे। इसके बाद अभिधम्म पिटक, मोगली, पुत्र, तिष्य, और तिष्य से तीसरा, तो तीसरी बौद्ध संगीति के दौरान रचना की गई। ठीक है। फिर इसके बाद वंश साहित्य, दीप वंश, महावंश, ये अलग आ जाते हैं आपके वंश साहित्य में। जैन साहित्य में हम बात करें तो मैंने कहा था ना आगम, ठीक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आचारांग सूत्र, न्याय धम्म कहा, उबास गदहोसो, ये आपको याद नहीं रखना है, बस आप तो ये याद रख लो। जैसे मैंने क्या बोला, परिशिष्ट पर्वन कैसा है, जैन साहित्य। और मैंने बताया था 16 महाजनपद की जानकारी, भगवती सूत्र कैसा है, जैन साहित्य। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बेटा आपको। और धर्मेत्तर में हम आपको बता ही चुके हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र। पाणिनि किसके दरबार में थे भैया, पाणिनि, जय हो देवी। पाणिनि जो थे वो महापदम नंद, जो कि नंद वंश के संस्थापक थे, उनके दरबार में थे। और पतंजलि जो है वो सुंग वंश के पुष्यमित्र सुंग के दरबार में थे। ठीक है। तो विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस थी। सोमदेव कृत कथा सरित सागर, कथा सरित सागर। अब देखो थोड़ा सा समझना है यहाँ पे चीजों को। सोमदेव की क्या है, कथा सरित सागर। एक है क्षेमेंद्र, और अभी क्या थे, परिशिष्ट पर्वन किसकी थी, आपको पता नहीं चलेगा कब क्षेमेंद्र हेमचंद्र में बदल जाएंगे। क्या, फिर से बोलूं, हेमचंद्र क्या थी बुक, परिशिष्ट पर्वन। तो परिशिष्ट पर्वन किसकी है, हेमचंद्र की। और ये कौन सा साहित्य है, जैन साहित्य है। जबकि क्षेमेंद्र जो हैं इनकी बुक है बृहत कथा मंजरी, क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी। सोमदेव की देखो कथा दो जगह आएगी, नहीं तो कथा बदल दो। सोमदेव कथा सरित सागर, देखो अच्छे से सा आ रहा है, कथा सरित सागर, फिर सा, तो कथा सरित सागर सोमदेव। ठीक है, तो सोमदेव की कथा सरित सागर, जबकि क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी। ये तीन ये खेलते हैं एक्सचेंज ऑफर, कब गलती हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो क्षेमेंद्र और हेमचंद्र, तो हेमचंद्र जैन विद्वान है, क्षेमेंद्र बृहत कथा मंजरी वाले हैं, और सोमदेव कथा सरित सागर की बात करते हैं। ठीक है। इसके बाद ये अलग है, ये कौन है, कामांदक। तो कामांदक की बुक है नीति सार। अब 3 बुक 4 बुक हो गई अच्छे से। सोमदेव कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र बृहत कथा मंजरी, ठीक है, और कामांदक नीति शास्त्र, और हेमचंद्र परिशिष्ट पर्वन। ठीक है, याद रखेंगे। ये तो आप भूलेंगे नहीं, कालिदास जी की मालविकाग्निमित्रम। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी है मालविकाग्निमित्रम। और उस समय अग्निमित्र विदिशा में शासक हुआ करते थे। इनके पिता थे पुष्यमित्र शुंग, तो पुष्यमित्र शुंग का बेटा था अग्निमित्र। इनकी और मालविका की जो लव स्टोरी है उसी का नाम है मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, तो मालविका और अग्निमित्र। ठीक है, इसके अलावा पतंजलि जो हैं, जो कि पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे, इन्होंने पुष्यमित्र शुंग को 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे। और ये अब देखिए अच्छे से यहाँ ध्यान रखना, आपके सिलेबस में क्या ऐड हो गया, बोलो।
नहीं, ये इससे नहीं, आप अच्छे से सोचो कहाँ जा रहे होंगे हम। कहाँ कहाँ ऐड हुआ ये? ठीक है, तो षड दर्शन, षड दर्शन मतलब यहां हम इसे अगर ऐसे कहें तो षड मतलब 6, 6। तो 6 फिलॉसफी जो है, 6 दर्शन जो है, उनमें से योग दर्शन है बेटा। कौन सा दर्शन है? योग दर्शन। और योग दर्शन जो है ये पतंजलि जी का ही है। ठीक है, तो 6 दर्शनों में से एक जो दर्शन है योग दर्शन या योगा फिलॉसफी जो है वो पतंजलि की है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो ये एक अपने आप में एक अलग टॉपिक हो गया। तो अब थोड़ा सा इनके अंदर पढ़ना पड़ेगा कि योग दर्शन क्या है, सांख्य दर्शन क्या है। भले आप 3 मार्कर के 3 बार बार आता है, मतलब हम 5-6 लाइन भी पढ़ लें 7 मार्कर के हिसाब से भी, लेकिन पढ़ना तो चाहिए। क्योंकि अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया सांख्य दर्शन, ठीक है, तो बस इतना ही लिख पाओगे आप कपिल मुनि का। ठीक है, बस इससे आगे कुछ नहीं लिख पा रहे आप। बात समझ में आ रही है? कि आपके सिलेबस में 60 दर्शन आ गए, तो आपको यहाँ 6 के 6 दर्शन पता होने चाहिए, उनके संस्थापक पता होने चाहिए। और इन पे क्वेश्चन जब भी कहीं नया टॉपिक एकदम से स्पेसिफाई लिखते हैं तो संभावना बनती है, और एथिक्स में भी ऐड किया है। ठीक है, तो आप कहीं भी मान लीजिए कुल मिला के हमें 6 दर्शन पढ़ने हैं, तो हमें एक योग दर्शन जो कि योग गुरु पतंजलि का है, एक सांख्य दर्शन जो कपिल मुनि का है, एक पूर्व मीमांसा जो कि जैमिनी का है, एक उत्तर मीमांसा जो कि बादरायण का है। ठीक है, समझ में आ रही है? कौन कौन से हो गए? पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, योग, सांख्य। तो सांख्य किसका था? कपिल मुनि का। योग हो गया। योग कौन है? पतंजलि। पूर्व मीमांसा, तो पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा, उत्तर ऐसे याद रख लो हमेशा बाद में आता है। उत्तर पहले तो नहीं आता किसी का, पहले प्रश्न आएगा। तो उत्तर मीमांसा बादरायण। न्याय किसका है? तो न्याय दर्शन गौतम। एक और बचा भैया, वेरी गुड। तो वैशेषिक दर्शन और ऋषि थे कणाद। कणाद को हम क्या कह सकते हैं? उलूक कह सकते हैं क्या? हाँ ना, कुछ तो बोलो। यश। क्या? भारतीय रसायन के जनक। ठीक है, कण जो है ना, कण पार्टिकल जो है वो इनका माना जाता है। रिपीट कर रहा हूं मैं, वैशेषिक तो ऐसा समझ लो विशेष कण है, कोई पार्टिकल विशेष है। तो वैशेषिक दर्शन ऋषि कणाद, न्याय दर्शन ऋषि गौतम, सांख्य दर्शन कपिल मुनि। पूरा नाम क्या है इनका? कपिल मुनि। योग दर्शन पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, और उत्तर मीमांसा बादरायण। और बादरायण का और कोई नाम जानते हैं आप लोग? अरे यार ऐसे कैसे कर रहे हो? क्या? वैशेषिक कणाद या उलूक। ठीक है, तो वैशेषिक कणाद, न्याय गौतम, सांख्य कपिल, योग पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, और उत्तर मीमांसा उत्तर बाद में आता है। देखो जो याद है आपको, क्या याद है? एक उत्तर बाद में आया तो उत्तर मीमांसा बादरायण, योग गुरु पतंजलि महाराज, सांख्य कपिल मुनि। तो सांख्य जो है वो कपिल मुनि का है,
पूर्व में जैमिनी है, उत्तर में बादरायण है, विशेष कण है तो वैशेषिक ऋषि कणाद, और आपका न्याय जो है वो गौतम ऋषि का है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है अच्छे से, ये षड दर्शन है। तो ये जो पतंजलि की महाभाष्य है ये भी आपकी कैसी है, धर्मेतर या नॉन रिलीजियस लिटरेचर के अंतर्गत आएगी। तो धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत हमारी जो एक बुक है पतंजलि की, कौन सी, महाभाष्य। अब इसी बात पे आप लोग हमें बता दो कि भैया जो पाणिनि थे, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी है। अष्टाध्यायी किसकी बुक है, संस्कृत ग्रामर या संस्कृत व्याकरण की बुक है, याद है आपको? अच्छा, महाभाष्य पर टीका किसने लिखा? पतंजलि नहीं, इस पे खुद पे ही टीका लिखा है। क्वेश्चन बदल दिया ना मैंने। क्वेश्चन ये है अष्टाध्यायी जो है उस पर टीका किसने लिखा है? बेसिकली अष्टाध्यायी पे टीका ही क्या है, महाभाष्य। तो कमेंट्री ऑन अष्टाध्यायी महाभाष्य कहलाती है। आप लोग अच्छे से इस चीज़ को याद कर पा रहे होंगे, अगर थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करेंगे तो। चलो खैर, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र में कितने प्रकरण, कितने अधिकरण? घर रख दो, लाइब्रेरी बना के एकदम बढ़िया सजा धजा के रख दो उसको, और फिर बोलेंगे हमने नहीं पढ़ा था साहब। ठीक है, धर्मेतर साहित्य, और आपको अगर याद हो मेगास्थनीज की इंडिका भी धर्मेतर में ही है। ठीक है, वैनसांग की सीयू की भी इसी में है, क्योंकि यात्रा वृत्तांत है उनके, ये आए यात्रा की, बता दिया। ठीक है, और अगर आपको याद हो अभी थोड़ी देर पहले कश्मीर का इतिहास का वर्णन राजतरंगिणी में, और राजतरंगिणी किसकी बुक, कलहड़ की, वो भी क्या है, धर्मेतर साहित्य है। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? हमने आपको बताया कि हमारे जो स्रोत हैं इतिहास के, उसमें हमने एक देखा साहित्यिक स्रोत, और साहित्यिक स्रोत को, लिटरेरी सोर्स को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक रिलीजियस और एक नॉन रिलीजियस, यानी कि धार्मिक और धर्मेतर। धार्मिक का मतलब जो धर्म विशेष से हो, जैसे ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, बुद्धिस्ट टेक्स्ट या लिटरेचर, जैन लिटरेचर। ठीक है, दूसरा हमने इसको, जो दूसरी कैटेगरी थी धर्मेतर साहित्य, यानी कि धर्म से इतर, अदर देन रिलीजियस मैटर, धार्मिक मामलों से अलग। तो आचार्य चाणक्य की जो बुक थी अर्थशास्त्र, ये आपकी धर्मेतर है, नॉन रिलीजियस है। इवन मैं कहूँ कादम्बरी, ठीक है, किसकी है, बाणभट्ट की, ये भी धर्मेतर है। हर्षचरित कैसी है, धर्मेतर है। ठीक है, पाणिनि की अष्टाध्यायी कैसी है, धर्मेतर है। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस कैसा है, धर्मेतर है। और मुद्रा राक्षस में मौर्य वंश की जानकारी मिल रही थी। सोमदेव का कथा सरित सागर धर्मेतर है। ठीक है, और बृहद कथा मंजरी किसकी है, क्षेमेंद्र की। ठीक है, क्षेमेंद्र की क्या है, बृहद कथा मंजरी। ठीक है, और दूसरे कौन है, कामांदक, तो कामांदक की क्या है, नीतिसार। ठीक है, तो कामांदक का नीति शास्त्र, क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी, कालिदास की मालविकाग्निमित्रम, मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी, पतंजलि की महाभाष्य। ठीक है, पाणिनि का अष्टाध्यायी। देखो अष्टाध्यायी जो है वो संस्कृत ग्रामर या संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। ठीक है, तो संस्कृत व्याकरण की पुस्तक कौन सी है, अष्टाध्यायी। उसके लेखक पाणिनि, और पाणिनि दरबार में थे महापदम नंद के, जबकि पतंजलि, ये यूपीएससी ने बदल दिया था,
उसने ऑप्शन दिया था, पाणिनि पुष्यमित्र शुंग के दरबारी कवि थे। और जिसे पतंजलि याद नहीं आएगा उस समय पेपर के प्रेशर में, वो लग ही जाता है चाहे कुछ भी कर लो। दोनों स्टेटमेंट गलत दिए थे और दोनों गलत थे, लेकिन नहीं, अब पतंजलि याद ही नहीं आएगा आपको, और नहीं आते एक्चुअली दबाव में एग्जाम के, तो इसलिए बार बार रिपीटेशन मोड में आपको करनी होंगी चीज़ें। तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग, पा पतंजलि पा पुष्यमित्र शुंग, लेकिन पा पाणिनि भी होते हैं, तो पढ़ाना नहीं है इन्हें क्योंकि विद्वान है ये। ठीक है, तो दो इन्होंने क्या किए, दो अश्वमेघ यज्ञ किए थे पुष्यमित्र शुंग के लिए। और पुष्यमित्र शुंग वही जो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करेंगे और उसके बाद ये शुंग वंश की स्थापना करेंगे। ठीक है, और शुंग वंश की राजधानियों के रूप में एक आप देखते हैं पाटलिपुत्र, और एक क्या देखेंगे, विदिशा। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके प्रीवियस ईयर में, शुंग वंश के आदि पूर्वज, तो ये उज्जैन से थे। शुंग वंश के जो आदि पूर्वज थे, इनके पूर्वज जो एंसेस्टर जो थे वो उज्जैन से थे। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या है किसी को? बोलिए भाई। षट दर्शन में 6 नाम हाल फिलहाल हम याद कर लें। वैशेषिक दर्शन ऋषि कणाद का, न्याय दर्शन गौतम का, सांख्य दर्शन कपिल मुनि का, योग दर्शन पतंजलि का, पूर्व मीमांसा जैमिनी की, और उत्तर मीमांसा वादरायण का था। ठीक है, तो ये 6 जो दर्शन हैं इन्हीं को हम कहते हैं 6 फिलॉसफी या षड दर्शन। षड का मतलब 6 ही होता है, तो इन्हें आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहाँ से कई बार मैचिंग में कहीं कुछ किसी न किसी तरीके से पूछ लिए जाते हैं। अब जो वृत्तांत लिखने वाले लेखक थे, मतलब जिन्होंने अलग अलग लोगों ने अलग अलग यात्रा वृत्तांत लिखे, तो एक यूनान से आए, यूनान यानी कि ग्रीक। ठीक है, तो ग्रीक वाले लोग हैं, एक चाइनीज यानी कि चीनी यात्री हैं, और एक है अरबी यानी कि अरेबिक। ठीक है, तो जिन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत आके यहाँ पर लिखे, तो जो अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स जो हैं, जैसे हेरोडोटस, याद आ रहा है, इतिहास के जनक, द हिस्टोरीज या हिस्टोरिका इनकी बुक थी। नियार्कस मेगास्थनीज की क्या, इंडिका। ठीक है, प्लूटार्क, एरियन, स्ट्रेबो, प्लिनी की बुक पूछी गई है। कोई बता सकता है तो प्लीज बताए मुझे, प्लिनी की बुक क्या है? नेचुरल हिस्ट्री। तो प्लिनी की बुक है नेचुरल हिस्ट्री। लो, ठीक है। टॉलमी, तो देखिए आपसे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, मेगास्थनीज की, इंडिका, हेरोडोटस, हिस्टोरिका मान लेना आप। ठीक है, फायान और ह्वेनसांग और इत्सिंग और सुंगयुन। एक होमवर्क है आपका, चारों किन किन के दरबार में आए थे आप बताइएगा। फायान, अच्छा, फायान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में, बहुत बढ़िया, खुशी हुई आप लोगों ने। ह्वेनसांग, ह्वेनसांग हर्षवर्धन, तो ये किसके दरबार में, कहाँ चले गए, यहाँ लिख लेते हैं ना, चंद्रगुप्त CG सेकेंड। ठीक है, ये हो गए आपके ह्वेनसांग। ह्वेनसांग किसके दरबार में, हर्ष लिख देते हैं। इत्सिंग और सुंगयुन। ठीक है, अब तो नहीं बता पाओगे। सर ये सब याद करना पड़ेगा, यूनानी ये थे, चीनी आदमी। हाँ जी, तो ऐसे बता रहे हैं क्या? ठीक है, अरबी इब्न खुर्दादब, सुलेमान, अल ताजिर, अल मशूदी और अल बरूनी। अल बरूनी, अबू रेहान किसके दरबार में,
महमूद गजनवी के दरबार में ही होगा जब आया है तो उनके साथ में। ठीक है, ये एक सुलेमान भाई हैं, ये आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो सुलेमान भाई किसके दरबार में आए थे? हाँ, सच्ची? क्या? सुलेमान बदलते जाओ, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो सुलेमान जो है वो मिहिर भोज के दरबार में आए थे। सुलेमान भाई बोलते हैं मैंने, सुलेमान मान गए मिहिर भोज सुलेमान भाई से। तो सुलेमान जो है वो अरबी यात्री थे। अलबरूनी की बुक किताबुल हिंद या तहरीके हिंद थी। ठीक है, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इब्न खुर्दादब, इनसे कोई ज़्यादा। ह्वेनसांग याद रखना, फायान याद रखना। ह्वेनसांग की बुक CU की, ठीक है, CU की ह्वेनसांग। यात्रियों के राजकुमार, शाक्य मुनि, हर्षवर्धन के दरबार में, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। यानी कि कौन से धर्म, बौद्ध धर्म में भी कौन सी शाखा को प्रोत्साहित करेंगे? यानी कि महायान को। फायान की बुक है फूको की, क्या नाम है इनकी बुक का? फूको की फायान। ये वही फायान है जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आए हैं और इन्होंने कहा है मालवा की जलवायु विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। वाह, बधाई हो, आप लोगों को याद है मतलब। तो फायान साहब ने कहा है मालवा की जलवायु जो है वो विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। अब मुद्दा आता है कि इतना सब तो हमने पढ़ लिया, यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे? आप लोगों के मन में ये क्यों नहीं आया ख्याल? एक आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है? भारतीय इतिहास के स्रोत, सीधा क्वेश्चन। तो लिटरेरी सोर्स या साहित्यिक स्रोत को 2 हिस्सों में बांटेंगे, धार्मिक रिलीजियस और नॉन रिलीजियस, यानी कि धार्मिक और धर्मेतर साहित्य। तो उनको आप लिख देंगे। ये तो हुई बात इसकी। अब दूसरा जो हिस्सा है वो क्या है? पुरातात्विक स्रोत। तो डायरेक्ट भी बन सकता है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स बताइए, तो उनमें आप अभिलेख बता देंगे, सिक्के बता देंगे, स्थापत्य बता देंगे, मूर्तियां बता देंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये किस में आ जाएगा आपका? अब मान लो उन्होंने सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, विदेशी स्रोत, फॉरेन सोर्स। तो अब आपको विदेशी सोर्स पे जाना होगा कि भाई यूनानी आए तो ग्रीक आए, अरबी आए, अरेबिक आए, और क्या आए? चीनी आए। तो इनमें से कोई भी पूछ सकते हैं। जैसे ये तो क्वेश्चन मीन्स में पूछा गया ऑलरेडी। ये ऑलरेडी आ चुके हैं। आप प्रीवियस ईयर उठाएंगे, 20 साल के अगर मीन्स के पेपर देखने की कोशिश करेंगे, ये आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे। तो बहुत टफ नहीं है। अल बरूनी कौन सा यात्री? अरबी यात्री। किसके साथ आया? महमूद गजनवी के साथ भारत आया। ठीक है, 2 बातें हो गई। इसकी बुक किताबुल हिंद, तहरीके हिंद या तहकीके हिंद। और क्या बताएगा फिर ये? भारत की जानकारी। और बोले तो मध्य प्रदेश की भी जानकारी दी थी इसने, अल बरूनी ने। अब मैं पूछूं कि कौन सा प्रश्न पूछा गया था प्रीवियस ईयर में जो अल बरूनी से संबंधित था? देखें अब कौन है जो थोड़ा प्रीवियस ईयर पे दिमाग लगा रहा है। सोचो और बोलो। लास्ट ईयर का क्वेश्चन था, चलो ऐसे अब और क्लियर कर दें। 23 का नहीं, 22 का पेपर का क्वेश्चन था, प्रीलिम्स का। लाइव में कोई बोलना चाहेगा बेटा? लाइव क्लास बोल दो प्लीज, पूछ रहे हैं आपसे इतने प्यार से। कहानियां नहीं सुनाना कोई भी मुझे, देख रहा हूं। बहुत बढ़िया, गुड जॉब। क्या? बहुत बहुत बढ़िया, गुड जॉब। तो ये क्वेश्चन था कि कलचुरी शासकों की जो राजधानी थी वो त्रिपुरी थी। इसका वर्णन, इसकी जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है?
तो यही थी अल-बरूनी की बुक तहरीक-ए हिंद। अब उसमें 4 लेखकों के नाम दिए थे, अल-मसूदी, अल-बरूनी, तो आंसर था आपका अल-बरूनी। आप ऐसे समझ लो त्रिपुरी और कलचुरी वंश की जानकारी थी, कलचुरी डायनेस्टी। पूछने को तो इस पर मैं बहुत सारे प्रश्न पूछ सकता हूँ, अभी समय का अभाव है इसलिए कुछ नहीं पूछ रहे हैं। बस इतना याद रख लो कि त्रिपुरी में कौन सा वंश था, कलचुरी वंश था, और इसी वंश के एक महान शासक थे जिन्होंने जबलपुर में भेड़ाघाट पर एक 64 योगिनी मंदिर बनवाया था। क्या नाम था? ठीक है, तो वो क्वेश्चन पूछा गया था आपकी मुख्य परीक्षा में। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? भेड़ाघाट या जबलपुर में कौन सा मंदिर? 64 योगिनी मंदिर। ये देखो 3 जगह है 64 योगिनी, एक खजुराहो में भी है, मुरैना में भी है, भिंड नहीं है, ठीक है, और एक जबलपुर में। तो जबलपुर का जो कौन सा मंदिर 64 योगिनी मंदिर था, वो कलचुरी शासक युवराज देव प्रथम जो थे उन्होंने बनवाया था। इतने के 3 नंबर थे। मंदिर पढ़ते हैं तो ऑलरेडी हम आपको ये चीज़ अच्छे से बताते हैं, तब भी और अभी भी, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो त्रिपुरी के कलचुरी जो थे, इनकी जानकारी अल-बरूनी ने अपनी तहरीक-ए-हिंद या तहकीक-ए-हिंद में दी है। कुछ एडिशनल रिसोर्सेस हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, थोड़ा पढ़ लेना ऐसे ही बस। जब पेपर बहुत बुरा आए तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मतलब बेसिकली कुछ यात्री हैं, इनकी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है जो एमपी से रिलेटेड है, अल्लाह है वो बेफालतू की, मैं सीधे शब्दों में बोलूँ। इब्न बतूता जो हैं वो मोरक्को के यात्री थे। कहाँ के थे? मोरक्को के, ठीक है। और इनकी बुक थी रहला। इनकी क्या यात्रा वृत्तांत था, बेसिकली रहला इसी कैटेगरी में आएंगे अगर हम देखें तो, क्योंकि आए तो विदेशी हैं ना। तो मोरक्कन ट्रेवलर थे, मोरक्को यात्री थे इब्न बतूता। बोलो भैया, इब्न बतूता किसके दरबार में? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, ठीक है। तो इब्न बतूता दिल्ली के शासक मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक वंश के शासक थे, इनके दरबार में आए थे इब्न बतूता। इनकी बुक थी रहला या किताबुल रहला। रहला इनका यात्रा वृत्तांत था ये इब्न बतूता का, और इन्हें मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी अपॉइंट किया था, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो लोग हैं अल-बरूनी, अल-मसूदी, अल-मसूदी की बुक बता सकता है कोई? हेरोडोटस हिस्टोरिका, ठीक, ध्यान रखिएगा। प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री, ह्वेनसांग शी यू की, फायान फू को की, ठीक है, ध्यान रखिएगा अच्छे से। अल-बरूनी तहरीक-ए-हिंद या तहकीक-ए-हिंद, और इसी में त्रिपुरी की कलचुरी की राजधानी त्रिपुरी थी, इसका वर्णन, ठीक है। सुलेमान भाई मेहरबोज के दरबार में, और ये सब अरब यात्री हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। नोट कर लिया आपने? क्योंकि ज़्यादा मैंने कुछ लिखाया नहीं है, आई थिंक कर लिया होगा। कर लिया ना? आगे चले। आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, जहाँ से साहित्य मौन हो जाता है। अब चुप हो गया साहित्य, क्योंकि प्रातात्विक स्रोत हैं, वहाँ से प्रातत्व बोलता है, ठीक है। आर्कियोलॉजी बोलती है, मतलब प्रातत्व करता सिर्फ वस्तुओं को नहीं खोदता, बल्कि मनुष्य को भी खोदता है। मतलब वस्तुएं नहीं ढूंढ रहा है वो, मनुष्य को भी। तो हिस्ट्री में बी एक्यूरेट बट आर्कियोलॉजी इज प्रिसाइज। एक डोंगस कोट है इनका, फेमस कोट है ये, ठीक है। सिंपल वे में इन्होंने क्या कहा है कि कुछ लोग हैं जो अलग से इनके स्टेटमेंट है, इन सिंपल डायरेक्ट सेंस आर्कियोलॉजी इज द साइंस दैट मस्ट बी लाइव, मस्ट बी सीजनड विथ ह्यूमैनिटी, ठीक है। डेड और मार्टिमर व्हीलर साहब कह रहे हैं आर्कियोलॉजी इज द
ड्राइएस्ट डस्ट ऑफ द ब्लो। कभी बहुत ही बुरा पेपर आएगा तो ये ड्राइएस्ट, हालांकि ये इसके लेवल के नहीं है ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आएगा आपका असिस्टेंट प्रोफेसर या यूजीसी नेट, मतलब यूपीएससी भी हाथ नहीं रखेगा इस पे। तो ठीक है, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा लोड इनका आपको लेना नहीं है। तो ये है हमारा क्या कहानी, हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री के पार्ट्स। तो 3 तरीके से हमने बांटा इतिहास को। और फिर बेसिक टॉपिक जो हमारा कंप्लीट हुआ, इतिहास के स्रोत, सोर्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, या भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं इनको हमने देखा। और इन स्रोतों के अंतर्गत हमने इन्हें कौन कौन से हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, एक लिटरेरी और दूसरा आर्कियोलॉजिकल। लिटरेरी को हमने 2 भागों में, साहित्यिक को, एक धार्मिक एक धर्मेतर, और दूसरा आपका आर्कियोलॉजिकल, और जिनके अंतर्गत हम सिक्के, जिनके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, कॉइन्स के, न्यूमिस्मेटिक्स, अभिलेख, जिनके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, एपिग्राफी। अब जितने एग्जाम्पल हम लिखना चाहें अशोक के, हम सारे अभिलेख यहाँ डाल सकते हैं, भाई हो जाएंगे। गुप्तकालीन अभिलेख डाल सकते हैं, और भी शासकों के अभिलेख डाल सकते हैं, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख डाल सकते हैं। तो ये सब किस में आ जाएंगे, अभिलेख वाले सिस्टम में आ जाएंगे। फिर स्थापत्य, फिर इसके बाद मूर्तियाँ, तो ये सब आपके किस में है, आर्कियोलॉजिकल या पुरातात्विक सोर्स के अंतर्गत आते हैं। धार्मिक में धर्म से रिलेटेड थे, और जो कौन से थे, धर्मेतर या नॉन रिलीजियस में हमने इतनी सारी बातें आपको बता दी हैं। कोई प्रश्न यहाँ तक किसी का, बोलिए भाई। ठीक, तो इसके आगे फिर हम लोग कल करते हैं। आज के लिए पर्याप्त है इतना। हाँ जी बोलिए।